पहले लोगों को लग रहा था कि ये हम मतलब कोई संगठन तैयार कर रहे हैं। हम संगठन नहीं बना रहे, ना हम उस टाइम पे लोगों को जोड़ रहे थे, ना हम जोड़ रहे थे। हमारा पर्पस क्या था बेसिकली कि बीज फेंकने थे विचार के। हाँ, यानी उसमें संगठित होकर के काम करने की प्रोसेस में हम थे ही नहीं। हम क्या थे कि भाई बात समझा दो, बात रख दो। हाँ जी, हाँ जी, आओ जी, आ जाओ, इधर आ जाओ, किधर भी बैठ जाओ। हाँ, कहीं भी। तो मकसद ये था कि पहले एक बार बीज डाल के देखते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में सच वाले बीज पहले से ही थे, जिनको हमारे समझाने से पहले ही, मतलब चलो पूरी डिटेल में तो बाद में समझ में आया होगा वीडियो से, लेकिन ये तो पक्का पता था भाई कुछ गड़बड़ चल रही है और ठीक करनी पड़ेगी, वो पहले से पता था। यही लोग हैं वो जो इस लेयर में पहले 3-4 साल में। फिर दूसरा जो पर्पस था ना, जो दूसरा जो रीज़न था, वो ये है कि कोई भी संगठन या कोई भी दुकानदारी या कोई भी संस्था 3 साल निकाल देना अगर, तो वो लंबी चलती है। तो इसलिए हमने 3 साल तक किसी भी व्यक्ति को, मतलब एक तरह से ये समझो आप कि सबको फुल अथॉरिटी है, कोई कुछ भी करे, और 3 साल तक किसी को भी अपने से अलग करना, किसी को भी जोड़ना, कुछ स्पेशल नहीं दिया हमने। उसका रीज़न ये था कि इस 3 साल में हम अपने आप को बता दें सारी दुनिया को, भाई देखो हम ऐसे लोग हैं, हम ये करना चाहते हैं। जिसको भी पूरे दुनिया में ऐसे ही लोग, मतलब ऐसे लोग जो हमारे जैसे लोगों की जिसको खोज हो, जिसके अंदर ऐसे लोगों से मिलने का, ऐसे लोगों से जुड़ने का हो, वो आ जाओ। भाई वो कोई मेरे को कहता है जी डॉक्टर साहब ऐसे कर लो, मैं ऐसा हूँ नहीं भाई, मैं नहीं कर सकता। तो जो ऐसा करने वाला हो ऐसे उसके पास चले जाओ। जैसे मान लो कोई मेरे को बोलता है, कोई मतलब राजनीति में कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, भाई मैं ऐसा नहीं हूँ। कोई ऐसा बंदा जो तेरे को जानता हो किसी को, उसको लड़वा ले जाके, मेरे को नहीं लड़ना। मतलब मेरा पर्पस है ना, मुझे क्लियर है, मेरा रास्ता मुझे क्लियर है। उस रास्ते पे आप में से जिसको चलना हो ना, वो आ जाओ। और जो फ्रीक्वेंसी वाली बात है ना, भाई मेरी एक फ्रीक्वेंसी सेट है, आप इससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी का आदमी चाहिए, इससे नीचे की लोग का, मतलब इससे कम सोचने वाला आदमी चाहिए ही नहीं अपने को। मतलब पहली लेयर में तो चाहिए नहीं। भीड़ जब जरूरत पड़ेगी फिर तो आग डंगड़ लोहा लंगड़, फिर तो सब चाहिएगा। फिर बनना मेरे बेशक। हाँ, मतलब जब हमारे को भीड़ की जरूरत होगी तब चाहिएगा, आदमियों की जरूरत होगी तो आदमी छांटेंगे समाज से। जो इंसान की कदर, जो प्रकृति की, जो जीव की, जो इंसानियत की, जो जिसकी जो उसूल, मतलब कोई लेवल तो हो यार हमारा सोचने का, मतलब कुछ लेवल का तो आदमी हो, थोड़े से लेवल का तो हो। चल मतलब चल ठीक है, हम तो अपने से ऊपर के लेवल के आदमी ढूंढ रहे हैं कि यार, मतलब उस आदमी ने अपना तय कर। मैं नहीं कहता कि इस ऊंचे लेवल के आदमी चाहिए, मैं ये कहता हूं उस आदमी को पता होना चाहिए मेरा लेवल क्या है। उसको पता होना चाहिए मेरे को ये चीज चाहिए और ये नहीं चाहिए। आदमियों को यही नहीं पता, मतलब कुछ भी आ जाए, कुछ भी ले लेंगे। अब इसी चक्कर में ये जो माहौल इन्होंने बनाया है, इसमें देश को दुनिया के अंदर जो नई व्यवस्था लेके आनी है, कौन से देश तोड़ने, कौन से देश बनाने, यूपी तोड़ना, यूपी के क्या हिस्से बनेंगे, फिर भारत में क्या क्या होगा, पंजाब का क्या करेंगे। बंगाल और पंजाब इनके टारगेट में है। बंगाल में इन्होंने बहुत हरामी लोगों को बिठा दिया है। अगला नंबर पंजाब का है। पिछले 5 सालों से, पिछले 4 साल से ज़्यादातर, स्पेशली जो टारगेट में था पंजाब, अकाली, कांग्रेसी और आम आदमी पार्टी, तीनों के नेताओं को बाकायदा ऐशो आराम करने के लिए होटल्स, लड़कियां, दारू, नशा खूब सप्लाई करके उनकी सीढ़ी तैयार हो गई है। उनको ठेके दे के उनकी सीढ़ी तैयार है। किसका? हाँ चल, जिसका भी है, तो उनकी सीढ़ी है तैयार। सीढ़ी चुपचाप बंद कमरे में दिखाई जाती है, लो जी
जनाब ये है, एप्स्टीन फाइल तैयार है। ये तेरी एप्स्टीन फाइल तैयार है। अब तुझे इतनी तारीख को बीजेपी ज्वाइन करनी है और तुझे ये बोलना है। जो नहीं बोलेगा, जिसकी एप्स्टीन फाइल नहीं होगी, उसका वही हाल होगा जो भगत सिंह का हुआ, जो सद्दाम हुसैन का हुआ, जो सुभाष चंद्र बोस का हुआ। मतलब उसको तो फिर राणा प्रताप की तरह, गुरु गोविंद सिंह की तरह लड़ते ही रहना पड़ेगा, जो इनके इस जाड़ में नहीं फंसेगा। और अब पंजाब को इस बात को बहुत क्लियरली समझ लेना चाहिए कि अब जैसे चुनाव के आपके पास 1 साल पूरा बचा नहीं है, अब जो भी बीजेपी में शामिल हो रहा है 2026 में, मतलब इस साल में, उसको तो किसी भी कीमत पर सपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि बीजेपी का मतलब पंजाब का सर्वनाश है। अब पंजाब में दंगे होने हैं, पंजाब में गुंडागर्दी होएगी, 1-2 बिहारी मरेंगे पंजाबियों से, मतलब इन्हीं का पंजाबी है, इन्हीं का बिहारी है। यहाँ लुधियाना में तो बहुत क्लेश है दोनों के बीच में, 1-2 आंदोलन भी किए थे उस टाइम पे। वो आया था अपना, हाँ लखा भी आया था एक बारी, फैक्ट्री वाले मालूम में हाँ माहौल पैदा करेंगे ना वो। तो अब उसमें क्या होगा, एक आधा कोई गुस्से में आ करके किसी से कुछ हो जाएगा, मतलब बिहारियों से पंजाबी मर गया या पंजाबी से बिहारी मर गया, तो ये बिहार वर्सेस पंजाब कर देंगे। मतलब बिहार में जितने सरदार होंगे और यहाँ जितने बिहारी होंगे, जैसे मुसलमान और हिंदुओं का जो 1948 में गदर था, वो इनकी प्लानिंग में हिस्सा है, प्लानिंग का हिस्सा है ये। क्योंकि सरदारों को बदनाम किए बिना ये पंजाब को कब्जा नहीं कर सकते। यहाँ पर वो हिंदू मुसलमान चल नहीं रहा ना, इनका प्रॉब्लम ये हो रही है। और यहाँ बिना पगड़ी वाले के कोई किसी को मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं करेंगे पंजाबी। ये सबसे गजब की बात, जो नॉर्थ इंडिया में अगर कोई स्टेट है ना जिसने अपनी अस्मिता को बचा के रखा, जैसे तमिल था, तमिलनाडु है, तमिल को नहीं छोड़ा उन्होंने, ठीक है, मलयालम नहीं छोड़ी मलयालम वालों ने, है मतलब कन्नड़ नहीं छोड़ी कर्नाटक वालों ने, उसकी वजह से वहाँ एंटर नहीं कर पाए थे ये आज तक। अभी जो ये नया एक्टर आया है विजय, हाँ जी, जिसने ये सरकार बनाई है, अब ये दुनिया को नहीं मालूम है ये बीजेपी का ही आदमी है। जो केजरीवाल है वो बीजेपी का आदमी है, अभी पता ही नहीं है। भाई ये कैसे होता है कि अगर मान लो एक सिंपल सा फंडा देखो कि भाई एक कांग्रेस है, एक बीजेपी है, कांग्रेस से दुखी हो गए लोग, कांग्रेस से दुखी हो के तो अकाली आए थे, ठीक है, अब अकाली से भी दुखी हो गए तो कांग्रेस पे जाना नहीं चाहते, ऑप्शन नहीं है तो कांग्रेस पे चले गए, अकालियों के बाद कांग्रेस पे चले गए। अब तीसरा ऑप्शन था बीजेपी, बोले बीजेपी में नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाएगी, उनको मालूम था। जैसे हमारे पुरखे थे ना, ऐसे ही सरदारों के पुरखे जो थे उनको क्लियरली पता था कि ये कच्चे आड़े घर में एंटर करके तो घर टूटेगा, स्टेट में एंटर करके तो स्टेट टूटेगा, और देश में आगे तो देश टूटेगा। ये जिसके यहाँ जिस संगठन में घुस गए मरेंगे, मतलब उन संगठन का सत्यानाश करेंगे ये। इसीलिए उनके लिए तो ना है कि बीजेपी के लिए ना है। तो अब बीजेपी क्या करेगी, आम आदमी पार्टी का मुखौटा पहनकर आ जाएगी कि चलो ठीक है, तुमने अकाली को भी नहीं देना, कांग्रेसियों को भी नहीं देना, बीजेपी को भी नहीं देना, तो लो केजरीवाल आ जाएगा। अब आ गया। अब जितने भी कांग्रेस के खिलाफ थे, जितने भी अकालियों के खिलाफ थे, वो आम आदमी पार्टी में है। इसका मतलब जो आम आदमी पार्टी में है वो कांग्रेस और अकालियों के खिलाफ है, तो यानी कांग्रेस और अकालियों के खिलाफ आम आदमी। अब अगर सरदार पंजाब में जो भगवंत मान गलती से बोल गया, हगवंत मान को जो बदनाम किया जा रहा है हगवंत मान ही है उसको, जो उसकी जो बदनामी हो रही है, ये किस लिए हो रही है? इसलिए थोड़ी ना कि उसने कोई मतलब बहुत बड़े इनसे पहले वालों से ज़्यादा जुर्म कर दिए हों। ये इसलिए किया है कि जब इसकी बदनामी हो जाएगी तो सरदारों के पास ऑप्शन क्या बचेगा, बराबर हो जाएंगे, तीनों बराबर हो जाएंगे ना। और अगर इन तीनों पार्टियों से जो नेता है वो बीजेपी ज्वाइन कर ले तो अल्टरनेटिव तो हो गया एक काम, है ना। तो
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ 60 ਤੋਂ 70% दूसरी पार्टियां दे गए हुए दूसरी पार्टियों से ही गए हुए, तो वहीं से तो आम आदमी पार्टी बनी है और अब बने। अब देखो ये एक बड़ा अच्छा सवाल है आपने पूछा कि किसको सपोर्ट करें वोटों में, है ना। अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि आप इस धरती पर इंसान हो या जानवर हो। इंसान है, क्योंकि जानवर को नहीं पता किसके खेत में जाना है किसके खेत में नहीं जाना, इसलिए डंगर को चाहिए पाड़ी, पीछे एक डंडा लेके रख, मतलब हो जो साथ साथ चलता हो, बोले कि ना इधर नहीं जाना, सीधा चलता रहे, तेरा चरने की जगह वहाँ है, डराने के लिए या फिर हाँकने के लिए। आदमी को राज करने के लिए आदमी नहीं चाहिए। देखो अगर यहाँ अपन सारे लोग बैठे हैं, ये जो बीच की जगह आपने मुझे दी, ये बात करने के लिए दी, ना कि राज करने के लिए। ये इसलिए दी कि सारों से मतलब चारों तरफ मेरी बात चली जाए, इसलिए बीच में वो जगह दे दी, क्लियरली सुन सके। इसलिए नहीं कि ये कोई स्पेशल जगह बना दिया आपने। तो जो एमएलए एमपी बनता है, जो सरपंच बनता है, वो हम इसलिए बनाते हैं कि वो हमारे सामान को, हमारे दिए हुए पैसे को, हमारे गांव में जितने संसाधन है उसको मैनेज करके हमारे लिए ऐसी पॉलिसी बनाए कि हमारी अगली जनरेशन सही से जी सके। हमने क्या मान लिया कि वे राज है, हमने उनको राजा मान लिया। हम असल में क्या होना चाहिए कि वहां पर कोई भी बैठा हो, आवाम को इतना स्पष्ट होना चाहिए कि भाई मालिक मैं हूं, तू मैनेजर है, तेरे को 5 साल मैनेज करने के लिए नौकरी पर रखा गया है, उसकी बकायदा तेरे को सैलरी मिलती है, उसके लिए बकायदा तेरे को गाड़ी मिलती है, गाड़ी का तेल मिलता है, टेलीफोन का पैसा मिलता है, दूसरे भत्ते मिलते हैं, फ्री के लोन मिलते हैं, विदेश की यात्रा मिलती है, फ्री का इलाज मिलता है। इसके बदले में तेरे ऊपर मतलब महीने का करोड़ रुपए के करीब खर्च होता है। वो इसलिए होता है कि मैं हर जगह नहीं जा सकता, आप सारे लोग हर जगह नहीं जा सकते, लेकिन अपन सारे लोग मिलकर एक आदमी को अपॉइंट कर दे कि तू हमारे बिहाफ पर वो काम कर, हमारा प्रतिनिधि बनकर। इसीलिए उसको बोलते हैं जनप्रतिनिधि। वो हमारा प्रतिनिधि है, मालक नहीं है। हमने उनको मालक बना लिया। तो ऑप्शन ये है कि जैसे आपने बोला कि हम किसको चुने, मान लो मैंने कह दिया कि आप इनको चुनो, ठीक है भाई जी, क्या नाम अपना? मान लो गुरप्रीत सिंह को चुन लो। आज गुरप्रीत सिंह 100% सच्चा आदमी है, बिल्कुल गुरबाणी को फॉलो करने वाला, इंसानियत को पूरा मतलब इंसानियत के लिए पूरा डेडिकेटेड आदमी, और सारे मसले को समझता है और करना चाहता है। और जिस दिन ये कुर्सी पे बैठे उस दिन अगर खराब हो जाए तो किसी की भी नहीं ना गारंटी। मतलब फिर क्या करना पड़ेगा? फिर ये करना पड़ेगा कि सरकार किसी की भी हो, सत्ता में कोई भी हो, पावर लोगों के पास रहनी चाहिए। सर एक मिनट किसी ने मैं फेसबुक पे आई तो मैंने कहना फिर किन्नू चुनिए। मैं क्या चुनो जिन्नू मर्जी, चाहे सरकार ना बीजेपी की माड़ी, ना कांग्रेस की, ना कालियां की, ना आम की। जिदन तुम एमएलए में गलमा फड़ के इन्ना पुछन जोगे हो जाओगे तेरी। तो मतलब फोकस हमारा किस बात पे है कि एमएलए का, एमपी का गला पकड़ने वाली पोजीशन में हम कब आएंगे? जब हमको एमएलए एमपी की पावर पता हो, उसके अधिकार क्षेत्र पता हो, उसका लेवल पता हो और उसकी पोजीशन पता हो कि भाई तू बनाया था नौकर, मालिक नहीं बनाया था, है सेवा के लिए बनाया था। अब इस बात का मैं मतलब इस पॉइंट पे यहां आकर के, क्योंकि पंजाब है, हरियाणा में सिचुएशन अलग है। हरियाणा में क्या सिचुएशन है कि मैं ज़्यादा घूम सकता हूँ, हरियाणा वाले मुझे अपना मानते हैं। यहाँ के आदमी यहाँ इस जगह पर पंजाब में अगर मुझे अपनी बात अच्छे से समझानी होगी तो मुझे पंजाबी बोलनी पड़ेगी, यानी समझाने वाला आदमी पंजाबी होना चाहिए, अपने इतिहास के साथ उन चीज़ों को जोड़ के बोलने वाला होना चाहिए वो। और बिना पगड़ी का तो आदमी पंजाब में वैसे भी जचता नहीं, देखो सही बताऊँ तो, ठीक है ना जी?
पगड़ी के बिना तो जचता भी नहीं इनके बीच में बैठे हुआ। हाँ वो तो मतलब पहले नंबर पे मैं ये मानता हूँ। तो मुझे बेसिकली पंजाबी आदमी ही चाहिए इस बात को कैरी करने के लिए आगे। इसको हम कैरी नहीं कर पाएंगे। और पंजाब में मैसेज चला जाए इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास इतने योद्धे हों जो कम से कम, मैं नहीं कहता कि हमारे भरोसे पंजाब है, मैं नहीं कहता, पंजाबियों के खून में पहले से सारा नॉलेज भरा पड़ा है, उनके तो डीएनए में है। मतलब मैं कह रहा हूँ खाली एक बार चिल्ला चिल्ला के बोलना है। अगर अगले 2-4 महीने आप पंजाब में बोलते हुए ढिंढोरा पीटते हुए निकल जाएंगे तो भी बात बन जाएगी। सिर्फ संदेश दे देना है कि हमको ये करना है। और आज पंजाब में अपने पास इतने साथी हैं, पंजाब मतलब जो अपने मोर्चे से जुड़े हुए, कि आप 2-4 एमएलए तो आराम से बना सकते हैं। आज अपने पास इतने साथी हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। बात ये है क्या हम इस नॉलेज का इस्तेमाल पंजाब को बचाने के लिए कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि एमएलए बनाना तो हमारा पर्पज़ नहीं है, ना एमएलए बनना हमारा पर्पज़ है। हमारा पहले 2018 में क्या हुआ, 16-17 में मुझे ऐसा लगने लगा कि यार मेरी सुनता ही नहीं कोई। उधर एमएलए की गाड़ी जा रही है, सारे आके कुर्सियों पे पहले ही बैठ जाते हैं गांव वाले। तो मुझे लगने लगा कि अगर एमएलए बन जाए ना तो लोग बात सुनेंगे। तो मैं इस एंगल से सोचने लगा, तो बात चलते चलते ऐसे ही मतलब बुजुर्गों के मुंह से सुनी। ओ तो इसलिए जाते हैं ना, कोई घोषणा करेगा फ्री का कुछ खाने को पीने को मिल जाता है, तो अच्छा वो इसका मतलब इज्जत के चलते नहीं जाते, वो बात सुनने नहीं जाते, वो तो फ्री का खाने जाते हैं। फिर इरादा छोड़ दिया। मैं कहा ना फिर ऐसा एमएलए बनने की जरूरत क्या, अगर बात ही नहीं सुन रहे हैं लोग। फिर समझ में आया कि लोगों, फिर मैं अपनी बात बताता था मेरे को जो पता है। फिर समझ आया थोड़े टाइम के बाद कि खुद कितना पता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने वाले को जितना पता है वहां से शुरू करनी पड़ेगी बात तो। और धीरे धीरे ऐसा करते करते समझ में आने लगा। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इस दिशा में काम किया जा सकता है, खाली पंजाब में नहीं, हम हरियाणा के साथियों को भी पंजाब में ला सकते हैं। अब हमारे पास है इतनी कैपेसिटी कि लोगों को अगर हम हिमाचल बुलाएं हिमाचल आ जाते हैं, महाराष्ट्र बुलाएं महाराष्ट्र आ जाते हैं। पंजाबी महाराष्ट्र पहुंच गया तो महाराष्ट्र यहाँ नहीं आएगा, है कि नहीं? आएगा ही आएगा। हाँ, तो ऐसा होना चाहिए कि पिंडों में 5 आदमी अपने जनता का काम होता है कि चाहिए। तो पर बंदा घर में जाकर के ये टोली बना देखो काम हुआ तो ज़्यादा जल्दी देखो गांव में तो नहीं पता मुझे, मैं इतना स्पष्ट बता दूं कि जो काम था बीज खिंडाने वाला वो तो अपन ने कर लिया। मतलब आज मेरे ख्याल से बेशक मैं हिंदी बोलता हूँ, लेकिन पंजाब में भी ऐसा तो कोई गांव नहीं बचा होगा जहां अपनी मसला नहीं पहुंचा होगा। मतलब कहीं भी जाओगे आप, पूरे इंडिया में अपना मसला पहुंचा हुआ है ना। तो इसका एक फ़ायदा हो गया कि हमारे पास मतलब मसला हमारा पहुंच चुका है। हमको सिर्फ उन लोगों के, जिन लोगों को बात समझ में आई है, उनको इकट्ठा करने के लिए चिल्लाना पड़ेगा। और मैंने जो डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लान किया है, आओ जी भाई, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लान किया ना मैं हरियाणा के ज़िलों में गया अभी, तो 10 ज़िले रहते हैं अपने, 13 ज़िले हो गए हैं। इन 10 ज़िलों में जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि नए, मतलब पुराने को छोड़ दो, जो आज तो जैसे आप लोग जुड़े हुए हो ना, आपको तो छोड़ दो, हर ज़िले में 100 आदमी तो है जो हमारे मसले पर, नए आदमी जो जुड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, समझने वाले, ऐਵੇਂ नहीं भीड़ वाले नहीं, बोलने वाले, समझने वाले, खड़ा होने वाले, लड़ने वाले, वो उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हरियाणा में एक मीटिंग करके देख ली जाए और हर ज़िले से 100 की स्ट्रेंथ टारगेट दिया जाए। मतलब 50 की स्ट्रेंथ है वैसे टारगेट, हाँ, लेकिन हम बोले कि चलो 100 मान टारगेट ले लो, 100 का 50 भी होता है तो भी 23 ज़िलों में 1150 आदमी बनता है।
नया अगर 1150 आदमी यानी कि नया अगर 1000-1500 का अगर एक ट्रेनिंग करते हैं हम, एक ट्रेनिंग खाली, तो फिर हम इस पोजीशन में हो जाएंगे कि हरियाणा के हर गांव में अगर जून के महीने में, जून या जुलाई तक अगर हम हरियाणा के हर गांव में संदेश देते हुए निकल जाएं, फिर पंजाब में संदेश देने के लिए आदमी हरियाणा से आ सकता है। मान लो एक एक गांव से 5-5 की टीम हरियाणा में बन गई अपने पास, तो फिर वहाँ से मतलब 1000-2000 आदमी आराम से यहाँ इन गांवों के अंदर मैसेज देने के लिए लाया जा सकता है। भले ही चलो मतलब हिंदी बोले, जैसे मर्जी बोले, बात करनी है, अगले नु गल भाਵੇਂ थोड़ी आएगी तो मतलब ये तो मालूम पड़ेगा ना यार, दूसरे स्टेट से आके आदमी हमसे ये इस तरह की बात कर रहा है। क्योंकि हम ना तो देखो, हमारे को एक बात समझ में आना चाहिए, जैसे आपने बोला कि ना तो सरकार इस पार्टी की बुरी ना इस पार्टी की, ये तो आपको देखना पड़ेगा कि वो पार्टी बनी किस उद्देश्य से थी। जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को बनाया किसने? अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज़ों ने किस लिए बनाया कि इंडियन जो लोग हैं वो अगर अंग्रेज़ों से सवाल पूछने लग गए अलग अलग तो पागल हो जाएंगे अंग्रेज़ उनका जवाब देते देते। तो इन्हीं का आदमी एक पार्टी बना के, एक संगठन बना के इनके सामने रख दो ताकि लोग इनके टक्कर मारते रहें और हमसे बात सिर्फ कांग्रेस करेगी, बाकी कोई नहीं करेगा। फिर जो अगर बात करेंगे कि ये क्या नाम बीजेपी किसने बनाई, ये भी अंग्रेज़ों ने। कि जिस दिन भारत के लोग कांग्रेस से, मतलब बीजेपी बाद में नाम आया, जनसंघ तो पहले बनाया था, कि जब कांग्रेस से दुखी हो जाएंगे लोग तो कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने अब ये एक ही बाप की औलाद है दोनों की दोनों, पर्पस ये है इनका। फिर आ गया तीसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी क्यों बनाई कि जब इनसे भी दुखी हो जाए तो फिर तीसरी बना लो। क्षेत्रीय पार्टी क्यों बनी थी? क्योंकि कहीं पर कोर में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ये इस बात पे बिल्कुल फोकस नहीं है कि जनता का कैंडिडेट कौन होगा, इस बात पे कोई फोकस नहीं है कि पब्लिक कितनी परेशान है। आप कुछ चिट्ठी लिख के देते हो, एप्लीकेशन देते हो, कोई और बात करते हो, आपकी सुनवाई नहीं है। मतलब आपकी जान पहचान है, रिश्वत दे सकते हो, कोई जुगाड़ कर सकते हो तो बात अलग है, वरना मजाल है कि आदमी को सुनवाई हो रही हो। तो आदमियों की समस्या का समाधान करने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनी है। तो कुल मिला के हम ये नहीं कहेंगे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बुरी नहीं है, हम ये कहेंगे सारी पॉलिटिकल पार्टियों का मूल में ही बुराई ही है, मतलब अच्छी नहीं है। ये व्यवस्था हमारी है ही नहीं। भारत के लोगों ने संविधान नहीं बनाया, भारत के लोगों से संविधान बनाने से पहले नहीं पूछा गया, भारत के लोगों की कोई स्वीकृति उसमें नहीं ली गई। धक्के से ऐसे मान लो आप लोग बुला लियो मैंने यहाँ, और मैं यहाँ चिट्ठी लिख करके कह दूँ लो जी कर दो सर्वसम्मति से पास, बात खत्म, मैंने लिख दिया है, मैंने कमेटी बनाई थी, हो गया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ संविधान ਤੇ। पहला क्या 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है जिसको संविधान के रूप में स्वीकार किया, कुछ थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करवा करके। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये हमने बनाया था। फिर कहते ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਤਕਰੀਬਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਮਿਲਿਆ 100 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ट्रांसफर लीज पे इंडिया नहीं मिला था कि लीज पे इंडिया मिला ना, इंडिया के अंदर व्यापार करने के लिए कुछ जमीनें लीज पर दी थी अंग्रेजों को भारतीयों ने। वो जो लीज वाला कॉन्सेप्ट है ना 100 साल का, 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਏ ਨੇ ਪਾਵਰ ਆਫ ट्रांसफर करके ਕਹਿੰਦੇ ट्रांसफर ऑफ पावर, हाँ ट्रांसफर ऑफ पावर, वो बताता हूँ क्या है, मैं उसको समझो आप। 1870 में जो भारत के मूल जो निवासी थे, यानी जो यहाँ का जो असली जो मालिक था, वो भारत का जो असली मालिक है ना, वो व्यक्ति है जो जंगल आधारित अर्थव्यवस्था चलाता है, जो व्यापार नहीं करता है, जो व्यवहार पर आधारित चलता है, जिसमें व्यापार कहीं नहीं है, पैसा कहीं नहीं है।
असली धन का लेन देन करता है वो, डॉक्यूमेंट नहीं है, कागज नहीं है, जबान पे चलता है। वो भारत का जीने का तरीका है एक्चुअल। जो भारत को भारतीयता के आधार पर चलने की जो प्रोसेस है ना, वो ये है कि यहाँ पर शिक्षा का व्यापार नहीं होगा, यहाँ स्वास्थ्य, अगर कोई बीमार है उसको ठीक करने का व्यापार नहीं होगा, यहाँ पर औरत घर की व्यापार में नहीं जाएगी, मतलब औरत का व्यापार नहीं होगा भारत की परंपरा में। मतलब कुछ चीज़ें व्यापार से वंचित है। समाज का सेवा अगर आप कर रहे हो तो उसका व्यापार, उसका पैसा नहीं मिलेगा आपको, मतलब सोसाइटी के लिए कुछ भी कर रहे हो। उसके बाद खेती का जो उत्पादन है उसका व्यापार नहीं होगा। ज़मीन से जो मिला है, क्योंकि ज़मीन इंसान ने पैदा नहीं की, भारत को ये क्लियर पता है कि ये ज़मीन मैंने पैदा नहीं करी, तो ज़मीन में पैदा होने वाली कोई भी चीज़ पे मेरा पूरा अधिकार नहीं है, बल्कि इस धरती पर रहने वाले हर जीव जंतु का बराबर अधिकार है। इसलिए किसान हर जीव जंतु के लिए अलग छोड़ता है। कुम्हार के लिए कुम्हार का अलग हिस्सा, सुनार का अलग हिस्सा, लोहार का अलग हिस्सा, पेड़ पौधों का, पक्षियों का भी अलग हिस्सा छोड़ता है किसान, कि यह पशु पक्षियों के चुगने का यह हिस्सा है, चिड़िया जनौरा का। तो ये जो परंपरा है अपनी, इस परंपरा पे जीने वाला आदमी किसी के आगे झुक ही नहीं सकता, क्योंकि गुलामी किसने करी है? औरत ने और पैसे ने, इसी ने करी ना। ये दो चीज अगर सुविधाओं में से निकाल दो, आप पैसे को निकाल दो, तो अब मुझे गुलामी करने की जरूरत क्या है किसी की भी, या किसी को भी किसी की गुलामी करने की जरूरत क्या है? पैसा शब्द तो बहुत बाद में आया ना, भारत तो बहुत पुराना है। रुपया नाम की चीज तो बहुत बाद में आई होगी, ये तो अंग्रेज लेकर के आए ना रुपए का तो पूरा कॉन्सेप्ट। तो अंग्रेजों ने जब रुपया इंट्रोड्यूस किया था, और उससे मतलब अंग्रेजों से पहले तो ये अहमद शाह अब्दाली ने किया था, शेरशाह सूरी ने, सॉरी, शेरशाह सूरी ने जो मतलब रुपया इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद अंग्रेजों ने एज इट इज उठा करके और उसके अंदर चेंजेस करने और वो सब चीज़ें तो अलग कहानी है। मुख्य बिंदु ये है कि जब अंग्रेजों ने देखा कि भारत में बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन है, कहाँ जहाँ देखो रेत निकल आएगी, कोयला निकल आएगा, सोना निकल आएगा, पहाड़ तोड़ो सीमेंट निकल रही है, पत्थर निकल रहा है, एल्यूमिनियम निकल रहा है, लोहा निकल रहा है, कॉपर निकल रहा है, लिथियम, सब कुछ निकल रहा है यहाँ पर। तो उन्होंने जंगलों की तरफ रुख किया, और भारत के लोग जंगलों को किसी भी कीमत पर नहीं काटते थे, मतलब ऐसे नहीं था, ज़रूरत पड़ेगी तो ले लिया। उसके खेत में लगभग अपनी देखो, अपनी कड़ी शतीर दरवाजे बनाने के लिए अपने खेत में से ही आ जाया करता था। सबके खेत में मतलब शीशम होती थी, सबके खेत में ही मतलब सहतूत होता था, सबके खेत में ही जो लकड़ी की ज़रूरत वाला हर एक पौधा वहाँ पे होता था। आपको जिस चीज़ के लिए जो बनाना है वैसे ही पौधे होते थे, सारे मौसमी फल और सारे फर्नीचर का जितना लकड़ी सब हमारे पास अपनी अवेलेबल थी। तो हमको ना तो जंगल काटने पड़ते थे, ना ही हमारे को मतलब कभी प्रकृति का नुकसान करना ही नहीं पड़ता था, पहाड़ नहीं खोदने पड़ते थे, कुछ जरूरत नहीं थी। तो जब इन्होंने व्यापार करने के लिए जंगलों में एंटर करना चालू किया, तो हमारे गांव के लोगों ने और आदिवासियों ने काटना चालू किया इनको, अंग्रेजों को। और ये जो सरपंच शब्द था ना, ये नहीं था पहले, सरपंच ये तो अभी आया ना, पंचायती राज एक्ट के बाद ही शब्द आया ना ग्राम पंचायत। तो पहले था गांव का मुखिया, पहले गांव का प्रधान, मुखिया, कुछ भी हो, मतलब वो पंचायती लोग होते थे। और पूरे गांव ने जिसको अपनी अथॉरिटी दे रखी थी, भाई तुम हमारे बिहाफ पे किसी से भी बात कर लो। तो ऐसे हर कबीले का, हम कबीलियाई लोग हैं बेसिकली, जो गांव कबीला, गांव को कबीला बोलते हैं, गांव खेड़ा या गांव कबीला। पांच, वो पांच प्रधान नहीं, पंच प्यारे वही है ना, हाँ वही फैसला करेंगे, और वो भी 5 लोग भी नियम सिद्धांत को सबसे पहले रखेंगे आगे। और तो फिर उस टाइम पे जो रिप्रेजेंटेटिव थे अलग अलग गांवों के कबीलियाई लोगों ने, उन्होंने मतलब जैसे 10 गांव का एक प्रधान हो गया, फिर 100 गांव के एक रिप्रेजेंटेटिव हो गया, इस तरह से करते करते फिर जब उन लोगों से बातचीत हुई है, तो अंग्रेज़ों ने कुछ मतलब ज़मीन काम करने के लिए मांगी, जो ज़मीन हमने क्लेम नहीं की। इस खेल को आज तक चला रहे हैं वो। जैसे मान लो आपका गांव है, आपके गांव में पहुंचे कि तुम जंगल में कैसे घुसे भाई,
वो बोला जी कहाँ है आपका जंगल, कौन सा है? तो आपने कह दिया ये वाला हमारा हिस्सा है, ठीक है, ये गोलदारा हमारा है। अब आपके गांव में चले गए, आपका गांव भी साथ में लगता है, आपका पिंड भी। आपसे बोला जी आपका एरिया कौन सा है? बोला जी ये है। फिर आपका कौन सा है? जी ये है। ऐसा करते करते मान लो 3 या 4 गाँव ने अपनी अपनी ज़मीन बता दी। अब बीच में कुछ ज़मीन खाली रह गई, वो उस पर किसी ने क्लेम नहीं किया, तो अंग्रेज बोले जी जो ये खाली है ना ये किसी की नहीं है, यहाँ पर दे दो हमको कोई भी कारोबार करने की जगह। अब वो तो ना आपकी है, ना आपकी, ना आपकी, ना आपकी। तो भारत का आदमी जो हमारी है नहीं उसके कब्जा नहीं करता, वो कहते ले ले। समझे जी? समझे आज बात? तो जो शहर है वो भारत की परंपरा में नहीं है। नगर का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल व्यापार करने के लिए, गलत काम करने के लिए है। आप देखो गांव में पहले ठेके या नशे का कोई भी केंद्र नहीं होता था। अगर किसी को नशा करना, दारू पीनी, तो कहाँ जाना पड़ता था? शहर। सिनेमा देखना है तो कहाँ जाना पड़ता था? शहर। वैश्या के पास जाना है, रंडी खाने में जाना है, गलत काम करने कहाँ जाएगा? शहर। मतलब है शहर भी नहीं, जिले में। हाँ मतलब पहले जिले में, लोकल। शहर में तो मेरे को ध्यान है, मेरा गांव, मेरा असंध पड़ता है लोकल, वहां असंध में ना अगर फिल्म देखने चले जाओ और खानदानी आदमी मतलब ऐसे जाता था छुप के, कि अगर गांव में किसी ने देख लिया ना कि ये फिल्म देखने गया है तो मतलब उसके घर जाके कोई तेरे वाला लड़का यार फिल्म देखने गया था। मतलब ये हालत थी हमारी। ये मेरे होते हुए मैंने देखा है कि सिर्फ गलत काम करने के लिए शहर होता था। गांव में कोई किसी की लड़की को छेड़ेगा नहीं, सबकी माँ बहन सबकी बराबर इज्जत रखेंगे। ये भारत की परंपरा का हिस्सा था। तो गलत काम के लिए शहर, आज भी सबसे ज्यादा गलत काम शहर में ही होते हैं, और गांव बचा हुआ है इसीलिए गांव को शहर के दायरे में समेट रहे हैं। सारे शहर बने ही गलत काम करने के लिए हैं। 98 का 2% होना ठीक होता? ठीक कौन सा है शहर में काम? शहर में जैसे हम शहर गए, मैं अपने गांव से शहर गया, मैं शहर में, कौन आदमी शहर जाता है यार यहाँ तो ना चारों तरफ निगरानी रखते हैं, ठीक है, ऐसा क्या गलत काम करता है भाई तेरे को निगरानी से दिक्कत है? भाई अगर पड़ोस का बूढ़ा तेरे को देख रहा है आते जाते, तेरे ऊपर नजर रख रहा है, ऐसा कौन सा गलत काम करता है तो जो तू ऐसा काम, तो तेरे को निगरानी से दिक्कत है? तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरा कौन जाता है शहर में कि गांव में कुछ नहीं रखा है, डबल स्टैंडर्ड लोग। कैसे स्टैंडर्ड? वो कहेंगे गांव में कुछ नहीं रखा, लेकिन गांव से लस्सी आ जाए, गांव से मक्खन आ जाए, गांव से सब्जी आ जाए, गांव से पेड़ा आ जाए, गांव का साग आ जाए, सारे जीभ लपलपाएंगे उसके लिए। मतलब सामान सारा पिंड का चाहिए उनको, लेकिन पिंड का आदमी नहीं चाहिए और पिंड नहीं चाहिए। ये डबल स्टैंडर्ड है ना? रिश्ता पिंडो चाहिए, ठीक है, रिश्ता गांव में चाहिए, लड़की है ना? शहर की लड़की भी नहीं चाहिए। तो मतलब अच्छा, दूसरा शहर में और तीसरा आदमी कौन है हमारे जैसा, जो गांव में जब समस्या आई तो समस्या को ठीक करने की बजाय भाग गया वहां से। भगोड़ा, निकम्मा, जलील, कमीना आदमी शहर में रहेगा, वही भागा ना हम जैसा ही। वही देखो पहले नंबर पे तो मैं ही भाई अपनी गलती नहीं मानेंगे, ठीक कैसे करेंगे इसको? अगली जनरेशन को वापस कैसे लेके जाएंगे हम? उसको समझाएंगे कैसे अगर हम नहीं मानेंगे कि हम उस गलती में हम शामिल हैं, कि हम उस चीज को ठीक नहीं कर पाए और भाग गए वहां से, कि यहाँ एजुकेशन ठीक करनी चाहिए थी उस टाइम पे, मेरे पेरेंट्स को ठीक करनी चाहिए थी, मेरे बड़े बुजुर्गों को, और उन्होंने मुझको कह दिया कि तू भाग यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं रखा, और अब मैं वापस जा ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अभी भी वहाँ कुछ नहीं रखा है, अभी भी वहाँ से सब कुछ खाली हो रहा है। मेरी उम्र के सारे बच्चे विदेश चले गए हैं, या बाहर किसी कंपनी के नौकर बने हुए हैं, या कुछ भी कर रहे हैं। आदमी मतलब या तो नौकर बचे हैं या खाली आदमी बचे हैं, बस कुछ भी नहीं करने वाले, जिनको सब कुछ घर पे ही मिल रहा है। हाँ, एक आदमी नहीं है बताओ पूरे गांव में। देखो इतने जबरदस्त मकान बने हैं, सड़कें बिल्कुल पक्का चकाचक है, कोई दिक्कत नहीं है गांव में मेरे, हैं? और नौजवान एक भी नहीं है गांव में। बूढ़ा बुढ़िया पड़े हैं, उनको अगर जो दोनों को बीमार हो जाए तो पानी देने वाला भी नहीं
ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਵਾਲਾ ਆ ਦੁਆਬਾ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਰਾ ਐਵੇਂ ਹੀ है नहीं है। मतलब वो ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਲੰਧਰ ਪਿੰਡ ਵੀ ਖਾਸ ये पंजाब को और हरियाणा को विदेश भेजना इसलिए जरूरी था कि अपनी विरासत को जब तक हम छोड़ेंगे नहीं तब तक कंट्रोल नहीं किए जा सकते। जब तक आपके अगली पीढ़ी मोन्ना रहना शुरू नहीं करेगी, सरदार होने पे गर्व करना बंद कर दिया उन्होंने। क्यों? सरदारों के नाम पे चुटकुले बनाना है, सरदारों को मतलब हर बात पे सरदार को बीच में शब्द को एंटर कराना, जहां भी मजाक बनता हो। तो अगली पीढ़ी को बेचारी को पता नहीं था, उसने वही सरदार होना मतलब उस असली क्या चीज़ है, उसका असल मकसद मतलब क्या है। तो उसको दूसरे उसके क्लासमेट ने जो है वो गलत फीडिंग दे दी। अब बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि तेरे को सिख रहना है, यहाँ रहेगा तो उसे सरदार बनना पड़ेगा। तो यहाँ से भागना उचित समझा उसने कि यार इनसे पीछा छुड़ा लो, ज़्यादा बढ़िया है। तो दुआबा खाली हो गया, बाकी अब मालवा और ये भी खाली हो गया, मालवा भी खाली हो गया। ठीक है, तो आगे धीरे धीरे क्योंकि सरदार को बर्बाद किए बिना वो भारत को बर्बाद नहीं कर सकते। पिछली बार भी भारत को बचाने में सबसे ज़्यादा अगर जो योगदान है तो गुरुओं का ही रहा है हर बार। भाई जब भी होता है कि हम लोगों ने तलवार क्यों उठाई थी सरदारों ने, कि हिंदुओं की बेटियों की इज्जत की रक्षा के लिए तो उठाई थी, हैं? उसी रास्ते से जा रहे थे, उसी रास्ते से लेके जाते हैं, उसी रास्ते से आक्रमण करने आते। तो यही रास्ता है कि पूरी दुनिया से जो सिल्क रूट से कनेक्टेड अगर होएगा कोई, अफगानिस्तान के रास्ते अगर किसी ने भारत में एंटर करना होगा तो सरदारों के पास से तो गुजरना ही पड़ेगा उसे। गेटवे ऑफ इंडिया इधर था। पंजाब तो इसलिए क्या है कि ये जो हम हर जिले में घूमे हैं वो घूम करके मुझे इतना स्पष्ट हो गया है कि 4 साल की जो मेहनत 4.5 साल की वो इस लेवल पे आ गई है कि समझने वाले लोग अब घर से निकलने के लिए तैयार है। या ये कह लो कि एक पुश, एक धक्के का इंतजार कर रहे हैं। तो एक झटका खुद ही सरकार ही मार देगी, उनको कुछ चक्कर, हमें फालतू टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम तो सिर्फ बताते जाएंगे ये ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। जिस दिन उसके घर का नाश होगा उस दिन निकलना ही पड़ेगा उसे। अभी वो बचा हुआ किस लिए है कि उसको लग रहा है कि मैंने अपना बच्चा बचाया हुआ है। जिस दिन उसका बच्चा दारू पी के घर आएगा उस दिन पता चलेगा कि ये बेटा तूने पड़ोस का ठेका बंद नहीं करा था, तो इसमें गलती किसकी है। ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੰਮੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰ नहीं ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਘਰ जम्मे ना, बिल्कुल नहीं है जी। कि लोगों की मेंटालिटी ये है ही नहीं है। जिस आदमी को भगत सिंह शब्द जिसको क्लियर है उस आदमी को वो खुद ही बनेगा, वो अपने घर की भी बात नहीं करेगा। ये डायलॉग हमको गलत बताया कि लोगों की ये मानसिकता है कि भगत सिंह किसी और के घर में जन्मे, बिल्कुल भी नहीं है। आप पहले ये बताओ मेरे को लोग मानते हो कि नहीं? तो मैं तो नहीं मानता कि भगत सिंह किसी और के घर में जन्मे। मैं कह रहा हूं कि मैं मरने के लिए तैयार हूं, ये खड़ी मैं इसकी भी बलि देने को तैयार हूं, मैं अपने बच्चे को भी निकाला हुआ। नहीं, मैं लोग हूं ना। फिर आप अपने आप को लोग नहीं मानते, नहीं मैं बलि देने ਨੂੰ तो आप लोग नहीं मानते। आप लोग हो ना। ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਆ मैं लोगों की बात, आप लोग नहीं हो क्या? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ये उन लोगों की और इन लोगों की बात हो रही है, लोगों की नहीं हो रही है। आपको समझ नहीं आए बात? आपको क्या समझना है? ये भी लोग हैं जो यहाँ खड़े हैं और वो भी लोग हैं जो नहीं निकल रहे हैं। तो जब आप लोग कहते हो तो सारों को एक मिला देते हो। या तो आप ये कहो कुछ लोगों की, या आप ये कहो ज्यादातर लोगों की, या ये कहो उन लोगों की। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਵਰਡਿੰਗ ਫਰਕ ਆ ਕਹਿ ना, ये वर्डिंग फर्क नहीं है। हम परमात्मा को ये मैसेज देते हैं बेकायदा जब हम बोलते हैं। क्यों सुबह सुबह गुरबाणी क्यों चालू होती है? हम क्यों वाहेगुरु 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 बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? काम करते करते जपते क्यों है? क्योंकि हमारे शब्दों में ताकत है। अगर उस शब्दों में बोलने का कोई मतलब नहीं होता तो काहे को वाहेगुरु वाहेगुरु बोलना? फिर मतलब शब्दों में ताकत होती है जनाब। हम क्या बोल रहे हैं, हम परमात्मा को क्या संदेश भेज रहे हैं, हम अपने भाइयों को क्या संदेश भेज रहे हैं, ये हमें बहुत स्पष्ट होना चाहिए। कि भाई हम ये कह रहे हैं जब तक हम लोग कम से कम जितने यहाँ बैठे हैं ये तो तैयार हैं, ये सारे के सारे अपने घर से निकल के आए हैं। हम
इनकी इस टाइम देने को हम खराब नहीं कर सकते, और कंप्लेंट के मोड में बिल्कुल नहीं रहना। अगर मैं इस बात को बताऊं आपको कि 9 साल से सुबह से लेकर रात तक अगर मैं बोल रहा हूं, तो मैं क्या कंप्लेंट करूं दुनिया को कि ये नहीं सुनते हैं? मैं क्या करूं कि लोग नहीं सुनते? ना जी ना। कंप्लेंट करोगे तो बैठना पड़ेगा। कंप्लेंट करेंगे तो बैठ जाएंगे एक दिन, शिकायत करेंगे तो हमको शिकायत करके बैठना पड़ेगा कि भाई, क्योंकि जितनी कोशिश हम करना चाहते हैं, जिस लेवल पर हम बचाना चाहते हैं, उस लेवल पर उन लोगों को समझ में नहीं आता है, तो फिर हम थक जाएंगे ना। इसलिए थकना नहीं है, करना क्या है। मैंने एक चीज नोटिस करी कि जब हम 10, 20, 50 लोग बैठकर किसी विषय पर कुछ करना चाहते हैं और चर्चा करते हैं, तो बात करने के तरीके अपने को थोड़े बदलने पड़ेंगे। क्यों बदलने पड़ेंगे, उसका कारण बता रहा हूं मैं। ये बात मेरे ख्याल से सब लोग तो लड़ने वालों के साथ कभी आज तक आए नहीं जी। क्यों? लड़ने वाले लोगों के साथ तो 1% भी लोग आ जाएं तो तबाही मच जाए यार। 1% तो 0 पॉइंट समथिंग % होता है। लड़ने वालों के साथ हमेशा इतने से ही लोग होते हैं। फिर क्यों लड़ना होता है, क्यों करते हैं वो सब कुछ? अगर इतने कम लोग उसके साथ आए हमेशा से ही, शुरू से लेकर अब तक, तो फिर वो क्यों लड़ते हैं? और उनकी लड़ाई कामयाब होती कैसे है, क्यों होती है, और उसका तरीका क्या है कि हमारी भी ये लड़ाई, हमारी भी ये मिशन कामयाब हो? उसका क्या तरीका है? उसका ये तरीका है कि देखो, यहां अपन ने मान लिया कि अपन 50 लोग इकट्ठे हुए, बस 50 लोग क्या कर सकते हैं, बस इस पे बात करो। बाकी 140 करोड़ लोगों में से जो अपने साथ और 500, 700, 1000, 2000, 10,000, 20,000 जो उनसे जुड़े, वो पूरी दुनिया में, उनको छोड़ो। मोर्चे में और भी तो लोग हैं, सिर्फ हम यही थोड़ी हैं, सारे देश में हैं। उनको छोड़ दो, फेंको साइड में। बात करो, लुधियाना में ये 50 लोग बैठे हैं, अब अपन 50 लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ क्या करना है पे बात करेंगे। क्या नहीं हो रहा पे करने के लिए 3 दिन की ट्रेनिंग होती है। ये गड़बड़ हो रही है, ये नहीं हो रहा, ये होना चाहिए, ये हो गया। बात समझ आ गई? अब हमको समझ आ गया। अब अपने को रोंडी रोना छोड़ना है। अब हमको क्या करना है, हमको ये तय करना है अब हम क्या करें। भाई अपन 50 लोग हैं, क्या कर सकते हैं? एक दिन है, ये बोलेगा मेरे पास, ये बोलेगा मेरे पास तो जी 2 घंटे है दिन में, एक बोलेगा जी मेरे पास हफ्ते में 2 घंटे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे हफ्ते के 2 घंटे कैसे इस्तेमाल करने, इस पे बात करेंगे। इसके दिन के 2 घंटे कैसे इस्तेमाल करने, वो करेंगे। मेरे 24 घंटे कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, वो कर लो। प्लान ये बनाएंगे। भाई 10 मिनट रुक जा। ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਖੋਲਣਾ ਆਪਣਾ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਬਾਨੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਲਈ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बंगाल की जो बंदरगाह अडानी को नहीं दी गई थी, वो देने के लिए बंगाल चाहिए, और पूरी दुनिया के व्यापार के लिए, सिल्क रूट के लिए, अडानी के लिए पंजाब चाहिए। बिल्कुल। ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। अभी जैसे मैंने देखा माहौल भी यहाँ लुधियाने में तो मैं सवाल पूछ रहे हैं। मैं अभी देखो, मैं अभी इस पे ना, जैसे आपने बोला कि अपने बंदे खड़े किए जाएं। मतलब लोगों का जो हम खड़े हों हाँ हाँ, रातों रात मतलब वो लेवल पे नहीं पहुंच सकते। नहीं, मैं आपको इसके लिए बताता हूँ कि क्या करना है। दूसरा, आपने SIR का बोला है। हाँ 34 सवाल पूछ रहे हैं हर घर जाके। अभी नहीं, वो 34 सवाल SIR के नहीं है, वो जनगणना के हैं। देखो 2-3 चीज़ें हैं बड़ी स्पष्ट, आप समझो। आप आ जाओ, बैठो, कोई नहीं। मैं इसको थोड़ा सा आप वाला इलेक्शन वाले पॉइंट पे भी बताता हूँ मैं आपको। क्योंकि जो सी मर्जी आ रही थी उन्होंने सारे अपनी तरफ करनी है बीजेपी ने एक बार, जैसे मर्जी करे, हुक बाई करे। देखो,
चुनाव वाले एंगल पर अगर हमको कुछ भी करना है तो बहुत क्रिटिकल होकर के, बहुत स्पष्ट होकर के, बड़े तरीके से कुछ करना पड़ेगा चुनाव वाले एंगल पर, कि बीजेपी ना आए इसके लिए क्या करना है। काला चोर आ जाए, मतलब कोई भी आ जाए पंजाब में, मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं पता, बाकी सरदार अपने आप संभाल लेंगे बाकियों को, ये नहीं संभालेंगे इनसे। क्योंकि आपको जैसे सुअर से लड़ना है ना, सुअर से भिड़ गए आप, तो सुअर आपको खींचते खींचते ना कीचड़ में ले जाएगा, कीचड़ में आप नहीं कुछ कर सकते। यानी गुरुओं की संतान अगर बीजेपी के कुत्तों से लड़ने लग जाएगी ना, या आरएसएस के जाहिलों से लड़ने लग जाएगी, तो आपको उनके जाहिलपने के लेवल पे जाना पड़ेगा, मतलब, और जा ही नहीं पाएंगे। जमीर वाला आदमी उस लेवल पे जा ही नहीं सकता, जमीर वाला आदमी उस लेवल पे लड़ ही नहीं सकता। मतलब जितने गंदे लेवल पर वो जा सकते हैं, वो व्यक्तिगत लेवल पर, घर के लेवल पर, वो मतलब दंगे कराने के लालच में, दंगे कराने के चक्कर में बहू बेटियों के रेप करने से भी पीछे नहीं हटेंगे वो, या उसका झूठा प्रचार करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। वो किसी भी लेवल पे जा सकते हैं, वो उनके तो मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। तो वो स्ट्रैटेजी ये नहीं है कि हमको अपने आदमी खड़े करने कि नहीं करने, वो नहीं, पर्पस है कि लोगों तक अवेयरनेस फैलानी है। लोग बहुत बार ना चुनाव में इसलिए इलेक्शन लड़ते हैं कि चुनाव के दौरान उनको मतलब बात कहने का मौका मिल जाता है, लेकिन वो स्ट्रेटजी नहीं बना पाते, जिसकी वजह से वो अपनी बात भी नहीं कह पाते और इलेक्शन को भी ठीक से नहीं लड़ पाते। ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਵੋਟ नहीं खराब होनी चाहिए। वोट नहीं खराब होनी चाहिए, इस पे अलग से अपन चर्चा करेंगे। दूसरा बात आ गई जो आपने SIR की पूछी। SIR पंजाब में नहीं है फिलहाल, जनगणना है, 34 सवाल है, उसमें सिर्फ एक ही सवाल काम का है, और वो सवाल है कि घर में कितने आदमी हैं, क्योंकि जनगणना का मतलब है आदमी कितने ये गिनना है, उसकी उम्र कितनी है वो गिनना है, बस। इसके अलावा घर की कोई जानकारी उनको देनी नहीं। मोटरसाइकिल है कि नहीं, तुमको क्या मतलब है, तुम्हारे घर में छत कौन सी है, तुम्हारे घर में लैट्रिन है कि नहीं, पानी का प्रबंध कैसा है, तुम्हें क्या मतलब है इस बात से। हाँ, अगर तुम पूछना चाहते हो, हमारे घर में इलाज की व्यवस्था नहीं है, हम अगर बीमार हो जाएं तो इतने पैसे खर्च होते हैं, हमारे को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए यहाँ जाना पड़ता है, हमारे रोजगार, गांव में इतने बेरोजगार है, वो पता करो ना कितने बेरोजगार हैं, ये पता करो ना किस उम्र के कितने बेरोजगार हैं, ये पता करो ना पढ़ाई पे कितना पैसा खर्च हो रहा है, हेल्थ पे कितना पैसा खर्च हो रहा है, किसान को खर्चा कितना होता है खेत के अंदर और उसको मिल क्या रहा है, ये पता तो नहीं कर रहा। जिंदगी से जुड़ा तो कोई सवाल ही नहीं बात हो रही वहाँ पे, वहाँ तो बात कुछ और ही गेम चल रहा है। इसका तो पूरा का पूरा कंट्रोल, टोटल कंट्रोल की तरफ जब अपन चल रहे हैं वो है। पर असल बात जो जिस बात पे अपन खड़े थे वो यही थी कि जो 13 जिलों का जो रिस्पांस मुझे मिला उसके हिसाब से मुझे ये समझ में आया कि खाली दौड़ना, बताना, समझाना वो इम्पोर्टेंट है। आप सोचो, आप लोग कितने से मैसेज पे पहुंच गए, बहुत शॉर्ट में, सवेरे 11 बजे 12 बजे तो तय हुआ है ना, 12 बजे तय हुआ, 3 बजे की मीटिंग है और इतने लोग अपने इकट्ठे हो गए। अगर हमारे पास 2 दिन होते तो हम और ज़्यादा लोग इकट्ठे हो सकते थे। तो एक काम कर लेते हैं, मेरा जो यहाँ से समझ में आया, मेरी जो थोड़ा हौसला बढ़ा, 17 तारीख को मैं ख़त्म कर रहा हूँ मीटिंग अपनी, ये जिलों वाली मीटिंग। बीच में फिर 1-2 मीटिंग अगर करनी पड़ेगी तो देख लेंगे, नहीं तो सीधा 20, 21 और 22 को हिमाचल में सोलन में ट्रेनिंग रखी है। तो जो पंजाब के लोग नए जुड़ना चाहते हैं, जो भी जुड़ना चाहते हैं, 2 फायदे हैं। 3 दिन गर्मी से पीछा छुड़ाओ, अब पहाड़ में रखी है पहाड़ में रखिए, सीधा अपना पहाड़ में पहुंचो, 3 दिन अपना पहाड़ में रहना खाना तो मोर्चे का है ही है,
दान का ये पैसा है, सारा इकट्ठे मिलके नॉमिनल से चार्जेस में हो जाएगा काम। ठीक है, पहाड़ों का टूर 3 दिन का। ठीक, दूसरा जो संदेश देना है अब आगे, है जी, आगे संदेश देना है कि पंजाब में नए साथी जितने जुड़ना चाहते हैं अब संदेश दे दो कि 20, 21, 22 को सोलन वाली, क्योंकि ये हमारी सेकंड लास्ट ट्रेनिंग होएगी। 59 है ये, 59वीं है। 60 ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 3 दिन वाली ट्रेनिंग मैं तो नहीं करूंगा, 2000 से कम लोगों की नहीं करूंगा, अपना खत्म हो गया। क्योंकि अब हमारे पास ये ट्रेनिंग जो 60वीं होएगी ये 1000 प्लस की होएगी अपनी, कन्फर्म है मतलब। ठीक, उसके बाद फिर अपन इतने की करा करेंगे फिर पटाख पटाख, क्योंकि अपने को 1 लाख आदमी पूरा करना है बहुत जल्दी, वो टारगेट अपना फिक्स है। 1 लाख आदमी हरियाणा पंजाब का मिलके हो जाएगा, उस दिन पंजाब बचाने के लिए भी निकल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ऐलान करके निकल जाएंगे और खत्म, सब खत्म। फिर समझे हुए आदमी चाहिए, भीड़ नहीं। भीड़ तो 1 लाख, तो लाख लोग तो थे ही ना किसान वहां बॉर्डर पे, नहीं कुछ कर पाए। दिल्ली बॉर्डर पे थे भाई, लाख लोग थे उनके पास, लेकिन क्या राजेवाल साहब ने जमानत ही जब्त कराई सबकी है। मतलब किसान का जो, हाँ, चुनाव नहीं जी, चुनाव नहीं, खेल कुछ हो रहा है। आइए जी, कैसे हैं पंकज भाई? और खेल कुछ हो रहा है और उस खेल को समझना बड़ा जरूरी है। तो मैं जो कह रहा हूं, एक तो सारे जने आप अगर प्रचार करते हो तो 20, 21, 22 की ट्रेनिंग हिमाचल वाली हो जाएगी। इसमें नए लोग जुड़ने के बाद में फिर अगली जो ट्रेनिंग अपनी होएगी सारे की सारी वो हो जाएगी। और जो इस ट्रेनिंग के और वो जो 1000 वाली ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग, इनके बीच में अपन 3 मीटिंग रख लेते हैं पंजाब में, एक मालवा, एक दोआबा और एक माझा, है ना जी। माझे की एक रख लो, मालवे की, दोआबे की। तो वैसे लहर भी माझे की उठती, क्योंकि वो कहीं से भी उठे, अपन तीनों उसमें करेंगे बात। ये हम तय करने वाले कौन होते हैं, कहाँ से उठेगी लहर। खून बहुत ज्यादा उन्होंने गरम है। गर्म खून वाले ना आपस में ही लड़ने में काम आ रहे हैं आजकल, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बस दिशा देनी है ना। है ना। जिनका ज्यादा गर्म खून आजकल आपस में लड़ रहे हैं वो। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਲੜਦਾ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਫਿਰ ਆ ਤਾਂ लड़ रहे हैं। हाँ, तो फिर अपन ऐसा कर लेते हैं कि एक बात ये समझो कि 17 के बाद 20, 21, 22, 20, 21, 22 के बाद कोई भी 3 दिन रख लो, एक दिन दोआबे के लिए, एक दिन माझे के लिए, एक दिन मालवे के लिए। दिन रख लो, जगह रख लो, पार्क में ही मीटिंग करेंगे, कोई पैसा खर्च नहीं करेंगे अपन लोग, सब ने वहीं आना है, पूरा दिन वहीं बैठ के चले जाएंगे। ठीक है ना जी। अभी फिलहाल हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि कितने लोग वहां से ओपन कॉल पे आ रहे हैं। तो जो लोग जुड़ने के लिए बोल रहे हैं इतने साल, इतने टाइम से, भाई आ जाओ एक बार। पहले यहां से भाई हमारे मानस जितने भी इकट्ठे हुए वहीं से शुरू करेंगे, उतने से ही। क्यों जी, पर्पस ये नहीं है। देखो हम लोग अगर अपनी जानकारियों में, रिश्तेदारियों में बंदे इकट्ठे करने लगेंगे, बंदे ज्यादा हो जाएंगे, पर वो काम के नहीं है। बुलाए हुए बंदे काम के नहीं है, आए हुए बंदे काम के हैं। तो आपने इनवाइट नहीं करना, आपने खाली जानकारी देनी है। अगर उनको आज तक जनता सरकार मोर्चा के काम के बारे में नहीं पता है ना, तो भाई गलती हमारी है, हम नहीं पहुंच पाए उन तक, है कि नहीं। तो जिन तक हम पहुंच पाए पहले उनको ले लो आप, क्योंकि फ्रंट में वही लोग समझते हैं, वही आगे अड़ सकते हैं। वो जो फ्रीक्वेंसी वाली बात अगर 6 महीने में आई ना समझ में, तो 6 महीने बाद ही काम शुरू होएगा ना उस पर। तो या लड़ने वाली बात अगर 6 साल बाद समझ आई तो 6 साल बाद ही लड़ाई चालू होएगी। मतलब इसमें फालतू इफेंट बट की जरूरत नहीं है। जिस दिन बात समझ आएगी उसी दिन उस समझ के साथ आगे बढ़ा जाएगा, और नहीं समझ आएगी तब तक हम समझाते रहेंगे। हम इसलिए नहीं समझा रहे कि हमने इस दुनिया का ठेका ले रखा है। हम तो वाहेगुरु को ये बोल रहे हैं कि देख तेरे बताए रास्ते पे चल रहे हैं, अब मेरे बस की बात ही नहीं है इससे आगे कुछ करना। क्यों जी भाई, मेरी समझ में जितने आदमी थे वो मैंने इकट्ठे कर लिए, और तेरी समझ में कोई और हो तो तू और भेज दे, और नहीं हो तो भाई जो सा काम हमारे से होएगा हम कर लेंगे।
इतने से लोगों में बच्चा वही बात है कि भाई 1000 आदमी खड़े हो चाहे 1 लाख हो, फिर तो जब ऐलान होगा तब तो जितने होंगे उतने ही अड़ेंगे। फिर तो भाई इतने ही पूत इकट्ठे हो पाए हमारे से, तो अब हम क्या करें भाई? हमें लेट समझ में आया, हमारी गलती है, या हम नहीं समझा पाए हमारी गलती, या हम नहीं जा पाए हमारी गलती। क्योंकि अगर मेरे समझाने से आपको समझ में आ गया है तो जिनको नहीं आया है उनको भी आ सकता है, अगर कोई समझाएगा तो। क्यों जी भाई? अगर 1 को आ गया है तो 2 को भी आ जाएगा, 3 को भी आ जाएगा, 4 को भी आ जाएगा। तो हमसे समझाया ही नहीं है ना भाई। मेरे 9 साल बोलने के बाद आप आए हो तो मैं आपको ये कहने लग जाऊं इतनी देर क्यों करी, पहले दिन क्यों नहीं आए? ना जी ना। जिस दिन आप तक पहुंची बात और आपको बात जब समझ में आई, जिस दिन आप में से कोई है ऐसा जिसको बात समझ में आने के 6 महीने बाद आया हो या साल बाद आया हो? है कोई? हाथ खड़ा करो। कितने टाइम बाद? 1 साल से देख रहा हूँ। 1 साल से देखने के बाद 3-4 महीने हो गए 3-4 महीने से कित ऊपर हो गया? 1.5 साल हो गए। मैं ये इसलिए मैंने एग्जांपल पूछा आपसे। यहाँ पे हम बैठे हैं वी आर सिटिंग से लेके एट द एंड जो भी इस दुनिया को चला रहे हैं या बिजनेस को चला रहे हैं, उनका मेन मुद्दा आपने अभी जो बोला इन्फॉर्मेशन का है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये पता लगा कि अमीर लोग अमीर क्यों हो रहा है और गरीब गरीब क्यों हो रहा है। यहाँ पर जंग एक दूसरे के साथ की नहीं है। यहाँ पर आज गोली बंदूक या तोप लेके खड़ना नहीं है। आज है इन्फॉर्मेशन दैट यू आर प्रोवाइडिंग। आज सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे सही जगह पे उसके लाइफ में किसी भी एक जगह पे पॉइंट पे जाके वो इन लाइन हो जाती है तो उसका अगले तरक्की का दरवाज़ा खुल जाता है। सो अब ये इन्फॉर्मेशन किसकी ज़िंदगी में कब और कहाँ इम्प्लीमेंट होके उसका नया दरवाज़ा खुलेगा, सो दे डेफिनेटली बताएगा। वो 10 जनों को बताएगा, यार मेरी तो कुंजी खुल गई है, आजा तेरी भी खोल दूँ। सो मैं मॉस्को से आया था, लिटरली मेरे को 25 दिन हुए। फादर सेड मेरे को ये इन्फॉर्मेशन पता लगी है, रियलिटी जो आपने बताई, और क्योंकि फॉरेन आना जाना है तो ये चीज़ें इवेल्युएट करनी बहुत आसान है। बाहर जो जा रहा है उसको तो एकदम स्पष्ट समझ में आएगा, आता है, क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन का इन्फ्लुएंस मोबाइल पे ही है, कहीं नहीं है। आखिरकार माँ बाप के पास जाएगा तो उसको, तो इसलिए माँ बाप यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप है। और कम्युनिकेशन गैप क्यों है? क्योंकि लाइफ जो है मोबाइल के साथ ज़्यादा है और माँ बाप की थॉट प्रोसेस के साथ कम है। सारी पावर छुपी है आपकी नासमझी और इनकी समझ में। इनको सब समझ में आया हुआ है, इनको सब मालूम है कितने टाइप के लोग हैं, क्या क्या रिएक्ट करेंगे, कैसे सोचते हैं, इनको कैसे कंट्रोल करना है, ये कैसे लड़ेंगे आपस में, इनका परिवार कैसे तोड़ना है, इनका गांव कैसे लूटना है, ये किस बात पे इनको चिंगारी लगा दो तो कैसे भड़क जाएंगे, इनको क्या करना है। आपके यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान कर दो, बस 2 मिनट लगनी है। मालूम है उनको कि ये ऐसे ऐसे चिंगारी लगेगी इनके, वो ले आएंगे किराए पे एक आदमी जिसने आके कुछ नहीं करना, उसने गुरु ग्रंथ साहिब फाड़नी है। ठीक, 86 में कर लिया था इन्होंने ट्रायल, वो करके चेक करके बैठे हुए हैं। हमको बहुत स्मार्ट खेल खेलना पड़ेगा इस टाइम, सिखों को बहुत स्मार्ट खेल कि ये क्या क्या प्लान करके बैठे हुए हैं और अपन लोगों का स्टेप क्या रहेगा उस टाइम पर, हमें क्या करना है। और इसके लिए ना बहुत ही शानदार तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ना तो ये चीज़ें ऑनलाइन बोलने की हैं जिन पे जो अपन करने वाले हैं। ऑनलाइन तो सिर्फ इतना ही बताने के लिए वीडियो बननी है कि भाई हम लोग इस पे कुछ करेंगे, आज आओ जिन लोगों को इस पे काम करना है। और 4 साल लगाने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ, आरएसएस वाले जो जुड़े थे सबकी असलियत आ गई, व्यापारी जो जुड़े थे अपने बीच में सबकी आ गई, एक दूसरे को धोखा देने वाले जुड़े थे वो आ गए, सबका पता लग गया, सब निकल गए अपने आप, जेन्युइन लोग रह गए अपने पास। अब हरियाणा के लिए तो हमारी पूरी बॉडी भी तैयार है, पूरा सिस्टम भी तैयार है, पूरा कर लेंगे। हरियाणा को कोई दिक्कत नहीं है, अब हम लोग संभाल लेंगे। पंजाब को संभालने वाले लोगों का क्या? आप मेरा ही कहने का है,
सही इंफॉर्मेशन होगी ना पंजाब भी सुनेगा। तो मतलब इसका मतलब इंफॉर्मेशन देने वाले आदमी तो तैयार करने पड़ेंगे। ये पहला टास्क है हमारा, और इसीलिए इसी पे लगे आप। हम लोग समझ को डेवलप करने पे लगे हैं। भाई आपने अपनी खेती में जहर कैसे बचाना है, बिना केमिकल के पूरी खेती कैसे करोगे, इतना समझा दो, केमिकल अपने आप निकल जाएगा। केमिकल निकलेगा तो खर्चा निकल जाएगा। भाई 20% खर्चा अगर किसान का कम हो गया है, तो इसका अगर उसका सीजन में एक किले में 1 एकड़ में 15,000 का खर्चा कम हो गया, तो 15,000 की इनकम बढ़ गई, समझो। पैदावार अगर उतनी हुई तो ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨ ਐਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਛੱਡਤਾ तो मेरी फसल नहीं होगी, है ना। लेकिन बैठ करके जब इसके ऊपर एग्जाम्पल देंगे, पहले से जो किया हुआ है उनको लेके आएंगे, जिन्होंने हम अपने साथ टीम में जुड़े। अभी वो मैंने चावल वाला एडवर्टाइजमेंट डाला था ना, मैंने एक बंदे ने, हाँ ठीक है, वो बोले कि जी मेरा जो 2 क्विंटल था ना, वो आधे घंटे में बिक गया, जो बचा हुआ था। क्या रेट बिका? 8,000, मतलब 8,000 रुपये। वैसे क्या रेट था मार्केट में? 4,000। ठीक है, चावल क्या रेट बेचे? 15,000। 15,000 रुपये क्विंटल चावल बेचा। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ घट नहीं होती सी जी, घट नहीं होती सी। दिक्कत है असल में, चक्कर क्या है, हम लोगों ने कभी पैदावार के लिए खेती करी ही नहीं। किसान पैदावार के लिए खेती नहीं करता था। ये तो इस हरामी ने, जो ये स्वामीनाथन था, इसने सारा कचरा किया। इसकी बेटी ने कोविड के टाइम पे किया। मतलब धंधा नहीं सी खेती उदों, हुण धंधा बन गई, बना लिया लोगों ने। वो एक अलग तरीके का धंधा था, उस पर चर्चा हम लोग उस ट्रेनिंग में नेक्स्ट टाइम करेंगे। मैं अभी के लिए आप लोगों से सिर्फ इतना सा पूछ रहा हूँ कि सिर्फ ये राय बताइए आप कि इस पॉइंट पे काम किया जा सकता है कि हम 20, 21, 22 वाली ट्रेनिंग के बाद 3 दिन रखें पहले, सिर्फ मीटिंग के लिए। जैसे आज लुधियाना में एक सिंपल सी कॉल पे मैंने एक लिटमस टेस्ट करके देखा कि छोटी सी कॉल पे अगर इतने आदमी आ गए, आप यदि अगले 10 दिन तक लगातार उन तारीखों का प्रचार करते रहो कि जनता सरकार मोर्चा आ रहा है मालवा में, दोआबा में और माझा में, तो अलग अलग डेट दे दें, तो मुझे लगता है कि जो जहां आ पाएगा वो वहां आ ही जाएगा। यानी कौन से शहर में होना चाहिए, भाई माझे में कहाँ हो, दोआबा में कहाँ हो, मालवे में कहाँ हो, ये आप तय कर लो। अभी हम तय कर लेंगे, फिर पूरा दिन वहाँ रहेंगे हम, सुबह से लेकर शाम तक। ज़रूरी नहीं है कि किसी के पास सुबह का टाइम होता है, किसी के पास शाम का होता है। अपन पूरा दिन बैठेंगे, खाली बैठ के आ जाएंगे, कोई नहीं आएगा तो कोई चक्कर नहीं है कि नहीं। पर हमारा मकसद है कि ये लोग हैं जो इस मुद्दे पर हमसे जुड़ने के लिए तैयार हैं, और फिर उन सारों का संगठित, फिर वो लोग जब प्रचार करेंगे, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, गाँव में अपने को सुनने वाले लोग बहुत हैं, मतलब बहुत हैं, पहले सही हैं, हैं शहर च भी बहुत नहीं, मैं तो मोड़दा ही नहीं कोई नहीं मोड़दा इसे करके मैं 26-27 काउंसिल खड़े कर देना ऑर्गेनिक खेती वाले ते दूजे तीजे जंगल लाउन वाले, है ना, बहुत सारे वो हो जाएंगे। मतलब ये अब जो है ना, अब रास्ता अपना बहुत साफ है, एकदम से क्लियर है। अब लग रहा है कि परमात्मा भी देख रहा है कि यार इन आदमियों की नीयत तो ना ठीक है, ये ठीक बंदे हैं, मतलब इनकी मदद करनी चाहिए। तो अब ये आ रहे हैं, मतलब खुद परमात्मा के बंदे अपने आप मदद करने के लिए मतलब निकलने लगे हैं घरों से। तो वो एक प्लस पॉइंट अपने साथ हो रहा है। पहले हम 3 दिन लगाएंगे, इन 3 दिनों के बाद फिर हम इन सारों का इकट्ठा फिर 3 दिन लगा लेंगे, मतलब पूरे पंजाब का। और फिर उस 3 दिन के बाद यहाँ का जो असली माल निकलेगा, और हरियाणा का जो असली माल, और पूरे इंडिया का जो असली माल, फिर उन सारे माल को एक जगह इकट्ठा करके फिर प्लान करेंगे कि करना क्या है, क्योंकि अगला चुनाव आपका पंजाब में है। और यहाँ पंजाब के चुनाव को मद्देनज़र आपको रख के काम करना ही पड़ेगा, अगर इस देश को बचाना है तो। कोई ऑप्शन नहीं है मतलब हमारे पास। और उसमें चुनाव में ये चीज़ रहेगी कि जो अपने मोर्चे के अग्रणी साथी होंगे वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ठीक है ना। उनका कोई लालच नहीं, उनका कोई सीन नहीं, क्योंकि जब तक हम लालच और डर से मुक्त नहीं होंगे तब तक ये लड़ाई हम लड़ ही नहीं सकते। जीतना तो दूर की बात है, लड़ ही नहीं पाएंगे, मैदान में नहीं उतर पाएंगे। अगर हमें कुछ भी चाहिए ना, तो हम ये लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे।
मतलब सब कुछ यानी कि ये है कि भाई हम तो आगे शहीदों के हो गए शहीद, अब बताओ क्या करना है भाई। हम जितना टाइम बिताएं अपने परिवार के साथ ये बोनस है, बात खत्म। हमने आज से अपने को मरा मान लिया, अब बताओ क्या करना है। ये वाले लोग आगे आके लड़ेंगे तब जाके बात बनेगी। मतलब सिंपल ऐसे नहीं है कि मतलब इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। सीधी भाषा में बोले शाम की रोटी मत बना। आगे तो देख ले। तो ये करते हैं अपन इसके ऊपर। मैं आपकी सबकी राय और सबका परिचय वो सब ले लेते हैं। ये रोकना इसको, रोको क्या ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। आप पंजाबी में बोलो, सबको पता लग जाएगा। इन्हों दिखाओ, मेरे को दो, मेरे को दे दो। हाँ चलो चलो। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ BLO ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਮਾਇਕਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2003 ਤੋਂ ਚੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ। ਉਹ ਉਲਝਾਵੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੇਲ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ हाँ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣਾ। एक काम करो ना, एक काम करो ना, पंजाब अगर आप अगले 1 महीने में ये काम करके ना इन मास्टर का वैसे ही अपना डंगा पेल देंगे अपना ठाक है। और ये तो करना ही पड़ेगा, ये मास्टर तो पेलने ही पड़ेंगे। देखो ये जितने स्कूल में मास्टर है ना, ये सारे के सारे या तो आपके बच्चों को जहर खिला रहे हैं मिड डे मील के नाम पे, बिल्कुल उनके दिमाग में जहर भर रहे हैं। जितने प्राइवेट स्कूल है वो तो पंजाबियत से दूर ही कर रहे हैं, वो तो अंग्रेजियत के ही घुसाते जा रहे हैं। और जो सरकारी स्कूल है वो भी गंदगी ही डाल रहे हैं दिमाग में, क्योंकि गांव ने पीछा छुड़ा, गांव पीछे हट गया। अपने को दोबारा अपनी शिक्षा व्यवस्था अपनी पंजाबियत के आधार पे अपने को सेट करनी ही पड़ेगी। ਔਰ मतलब ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਓ ਘਰਾਂ। अभी खत्म तो नहीं हुई ना अभी ओहो, अगर आप जागरण करके ना चुनाव से पहले अपना लाल डोरा बच जाएगा। फिर तो लाल डोरा बच गया तो भारत बच जाए, एक स्टेट में बच गया, सब जगह बच जाएगा। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰ ਦੀ। ये तो बड़ी गलत बात है। तो इस पे तो अवेयरनेस करनी पड़ेगी अपने को ना। सरपंच को बताना जरूरी है। सरपंच जो है ना, सरपंच इलीगल आदमी है, सरपंच इन्हीं का आदमी है। लीगल चीज अगर जान जाए तो बहुत कुछ फायदा है। ना जी ना, सरपंच का तो पता है पहले से ही। सरपंच असल में क्या है मैं बताता हूँ। सरपंच है, आप पंजाब में देखोगे आपने क्या किया है कि दारू पीने वाले, दारू बांटने वाले, पैसा बांटने वाले, यही लोग सरपंच बनते हैं ना, है ना। ये नेता भी यही बनते हैं। तो जो चुनाव में मैं आपको पिछले चुनाव की कहानी बताता हूँ। मैं ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। हाँ करो, दसो। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ 3 ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ। हाँ 3 ਪੰਚਾਇਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੀਗਾ। ठीक। ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ हाँ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾ ਲਈਏ ਸਾਰੇ ਤੇ ਦੀ ਠੀਕ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਬੋਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਕਿ ਵੀ 9-10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉੱਥੋਂ। ਚਲੋ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਆਪਦੇ ਲਈ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਿਰਫ
2-4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਪੈਸੇ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਤੂੰ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਰਪੰਚੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ MLA ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਪਿੰਡ ਗਏ MLA ਕੋਲ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਏ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੋਣੇ ਸੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ, ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤੇ 2-3 ਵਾਰ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਆਪਸ 'ਚ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੋਂ ਨੇ? ਹਾਂ। ਔਰ ਧੱਕਾ 100% ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। आएगा समझ तो आएगा। मैं कौन सी बात कह रहा था मैं आपको, मैं पिछले चुनाव की बात बता रहा था आपको, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ।